विपुल शेट्टी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसका सबसे बड़ा शौक था एंटीक कार्स कलेक्ट करना। वो अक्सर इंटरनेट पर पुरानी कार्स ढूंढा करता था। एक दिन उसकी नजर एक विंटेज कार की एड पर पड़ी। कविता देखो, ये कितनी सही विंटेज कार है। वाह, बहुत अच्छी है। काफी महंगी होगी ना? अब जो भी हो, मुझे पसंद है, मैं तो लेकर ही रहूंगा। ठीक है, पर ये तो मनाली में है। तो क्या हुआ, मैं कल सुबह ही मनाली जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह विपुल मनाली पहुँच गया। वाओ, क्या प्लेस है। जिस आदमी का घर ही इतना अच्छा हो, उसके पास ऐसी विंटेज कार होना कॉमन है। वहाँ से वो एक पुरानी हवेली गया। विपुल ने बेल बजाई। एक बूढ़े नौकर ने दरवाजा खोला। जरूर, आप विपुल जी होंगे, आइए आइए। विपुल हवेली के अंदर गया तो अंदर बड़ा सा हॉल था। हॉल की दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग थी। उस कार के साथ एक अंग्रेज खड़ा था। क्या ये इनकी कार थी? हाँ, ये कार सर निकोलस की थी। 1930 के दौर में वो इस एरिया के कलेक्टर थे। जब वो भारत छोड़कर गए तो उन्होंने अपनी ये कार हमारे बड़े मालिक मित्तल दास को दे दी और बस तब से ये कार इसी परिवार की पूंजी है। वाह, इस कार की हिस्ट्री भी अच्छी है। तभी विपुल का ध्यान एक दूसरी दीवार पर गया। वहाँ कई लोगों की फोटोज लगी थीं। ये सब लोग कौन हैं? ये सब हमारे गेस्ट हैं, कभी ना कभी यहाँ आए थे। आपके जाने के बाद आपकी भी तस्वीर यहाँ टंगेगी। ओह, दैट्स सो गुड। आप हवेली देखिए, मैं आपके लिए खाने की तैयारी करता हूँ। जरूर। जब नौकर चला गया तो विपुल को हवेली में अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी। वो सारी फोटोज जो दीवार पर टंगी थीं, अपने आप हिलने लगी। ये देखकर विपुल घबरा गया। तभी नौकर जूस के साथ लौटा और सब कुछ वापस सही हो गया। विपुल जी, जूस पीजिए। हाँ, लेकिन ये वॉल, सारी फोटोज हिल रही थी। लगता है आप ट्रेवल करके थक गए हैं, इसीलिए आपको ऐसा आभास हुआ है। हो सकता है। विपुल विंटेज कार के मालिक के लौटने का इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम हो गई। अब तक वो लौटे नहीं। आने का समय हो ही गया है, किसी भी वक्त यहाँ पहुँचेंगे। सूर्यास्त हुआ और अचानक विपुल को कार के इंजन की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका तो वही विंटेज कार थी। विपुल दरवाजे के पास गया तो देखा कि श्रमक दास कार से उतरे। तो आप विपुल हो जिसे मेरी ये कार खरीदनी है? जी सर, ये कार हमारी पुश्तैनी कार है। शंकर ने बताया ही होगा। मैं ऐसे ही किसी को भी ये कार नहीं दे सकता। पर सर, आपने कहा था। इस कार को आपको बेचने से पहले मैं आपको परखूंगा। अगर मुझे आप सही लगे तो ही ये कार आपकी होगी। जैसा आपको सही लगे। तब तक आप हमारे मेहमान हैं। शंकर, इनका अच्छे से ख्याल रखना। जी मालिक। उस दिन श्रमक दास के साथ खाना खाकर विपुल एक बड़े से कमरे में रेस्ट कर रहा था। उसने अपनी वाइफ को कॉल लगाया। ये कार का मालिक बहुत सेंटिमेंटल है इस कार को लेके। वो मुझे टेस्ट करेगा और तभी ये कार मुझे बेचेगा। मतलब आपको लौटने में समय लग जाएगा? लगता तो है। तभी विपुल को किसी चीज की गिरने की आवाज आई। विपुल दौड़कर खिड़की के पास गया तो उसने देखा कि वो विंटेज कार तेजी से कहीं जा रही थी और कार से खून ही खून टपक रहा था। विपुल डर गया। वो दौड़कर हॉल में आया। वो कार कहीं जा रही है और खून खून। जरूर आपने कोई सपना देखा होगा। वो विंटेज कार तो बाहर ही खड़ी है। वो कहाँ जाएगी इतनी रात को? नहीं, वो चली गई। आप चलिए मेरे साथ। जब विपुल और नौकर बाहर आए तो वो विंटेज कार वहीं थी। विपुल को समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। खैर, विपुल अपने कमरे में वापस गया। जैसे तैसे उसे नींद आ गई। अगली सुबह शर्मक दास जी कहाँ गए? मालिक तो रोज सुबह सुबह ही स्टेट चले जाते हैं। ओह, अब कब लौटेंगे? अब वो तो वही बता सकते हैं। आज पूरा दिन विपुल हवेली में था, पर हवेली का हर भाग उसे डरा रहा था। कभी दीवार हिलने लगती तो कभी सीढ़ियां अपने आप चलने लगती थीं। शाम को विपुल हवेली के बाहर था तो अचानक कोई चिल्लाने लगा और तभी विपुल को दूर खड़ी एक लड़की दिखी। इस लड़की को कहीं तो देखा है। ये सोचकर विपुल उस लड़की के पास गया। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
उस विंटेज कार का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तभी पीछे से श्रमक दास का नौकर विपुल को पुकारने लगा। विपुल जी! विपुल पीछे मुड़ा तो आगे खड़ी हुई लड़की गायब हो गई। आप वहाँ मत जाइए, ये इलाका खतरनाक है। वो तो मैं इस लड़की से बात कर रहा था। कौन सी लड़की? ये। विपुल घूमा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। विपुल डर गया। जब सूर्यास्त के बाद श्रमक दास उस विंटेज कार में घर लौटा तो विपुल उनके पास गया। तो विपुल जी बोलिए, सर क्या मैं ये कार एक बार चला सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं। श्रमक दास ने विपुल को कार की चाबी दे दी। विपुल ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने कार में चाबी लगाई, पर जैसे ही विपुल ने कार स्टार्ट की तो अचानक वो कार की सीट से बंध गया। गियर अपने आप शिफ्ट होने लगे और विंटेज कार अपने आप फुल स्पीड में चलने लगी। ये सब क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! ये गाड़ी अपने आप कैसे चल रही है? विपुल चीखता चिल्लाता रहा। गाड़ी फुल स्पीड में थी और फिर गाड़ी का स्टीयरिंग तेजी से घूमने लगा और ब्लेड में बदल गया और पलक झपकते ही इस ब्लेड ने विपुल की गर्दन काट दी। वो गर्दन सीधे एक एम्प्टी फोटो फ्रेम में छप गई। विंटेज कार ने बाकी लोगों की तरह विपुल की भी जान ले ली। शिवपुर गांव में रहने वाला मदन रात को अपने दफ्तर से लौटकर घर आता है और पानी का ग्लास जैसे ही उठाता है तो पानी के ग्लास में अचानक ही खून भर जाता है। मदन पानी का ग्लास फेंकता है और जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, खून खून, बचाओ। तभी घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। मदन के पीछे एक साया आ जाता है। मदन जैसे ही पीछे पलटता है, पानी की तेज लहरें उसकी तरफ आ जाती हैं और चारों तरफ बहुत सारा पानी हो जाता है और मदन उस पानी में डूबने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। इतने में मदन के घर के पास रहने वाला उसका दोस्त किशन भागते भागते आता है। मदन पागल जैसी हालत में एक कोने में बैठकर चिल्ला रहा होता है। किशन मदन के पास जाकर उसको हिलाता है। क्या हो गया तुझे? अरे अभी मैं पानी में डूब रहा था। पानी? कौन सा पानी? यहाँ तो कोई पानी वानी नहीं है। तुमने जगती आंखों से सपना देखा होगा। अरे किशन, मेरी बात मानो, सच में यहाँ पे पानी था और मैं उसमें डूब रहा था। तो अब कहाँ गया पानी? जमीन निगल गई क्या? और अगर तू पानी में था तो तेरे कपड़े कैसे सूखे हुए हैं? लगता है पिछली बाढ़ का भूत अभी तक तेरे सर से उतरा नहीं है। तुम थोड़े दिन आराम करो। अरे परवर कुछ नहीं, चुपचाप जाओ और अपना काम करो। दूसरे दिन किशन घर पर बैठकर मूवी देख रहा होता है। तभी उसके घर की लाइट्स चली जाती हैं। वो रूम में मोमबत्ती लेने जाता है, तभी उसके पीछे एक साया दिखता है। किशन घबराकर पीछे मुड़ता है। एक भयानक चेहरे वाली औरत किशन का गला पकड़ लेती है और उसके मुंह पर वही मेज पर पड़े जग से लेकर पानी डाल देती है। किशन झटपटाकर चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। किशन कैसे तो करके खुद को उस चुड़ैल से छुड़ा लेता है और जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता और टेबल पर रखा हुआ जग अभी भी पूरा भरा हुआ होता है। शायद ये कोई भयानक सपना था। मुझे नहीं पता, मैं क्या क्या सोचता रहता हूँ आजकल। किशन वहाँ से उठकर बाथरूम में मुंह धोने जाता है। किशन जैसे ही पानी से मुंह धोकर अपना चेहरा शीशे में देखता है तो सामने एक डेविल स्माइल वाला किशन हंस रहा होता है। वहीं ये किशन परेशान और डरा हुआ होता है। शीशे को चेक करने के लिए किशन शीशे पर हाथ रखता है। तभी अंदर वाला किशन बाहर वाले किशन को शीशे में खींचने लग जाता है और देखते ही देखते शीशे वाला किशन बाहर वाले किशन का हाथ काट लेता है और किशन दर्द से चीखता हुआ मदन के पास भागकर जाता है। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? इतना खून क्यों निकल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई मरे जैसा दिखने वाला जिसने मुझे शीशे में खींचने की कोशिश की। मैं किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भागकर आया हूँ। मेरे साथ भी यही हो रहा है। कुछ तो अजीब है। कोई तो है जो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। पर क्या करेंगे? यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। हाँ चलो, यहाँ से भाग चलते हैं। मदन अपना सामान बांध ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक औरत डरावनी आवाज में खुले बाल और लाल खून की भारी आंखों से मदन और किशन को बुलाती है।
कहाँ जा रहे हो दोनों? इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगी मैं तुम दोनों को। ऐसी भयानक आवाज सुनकर दोनों डर जाते हैं और डरते हुए ही पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने सामने चुड़ैल को देखकर कांपते हुए बोलते हैं, मदन, भूत, भूत, कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? इतनी जल्दी भूल गए? मेरी मौत के कारण हो तुम दोनों। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें भी अपनी जान देनी होगी जैसे मेरी जान गई। पर हमने किया क्या है? हम तुम्हारी मौत के कारण कैसे हो सकते हैं? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। भूल गए तुम वो बाढ़ जिसमें गांव के कई लोग मारे गए थे और मैं भी मारी गई थी। मैं वो शांति हूँ जो 1000 बार तुम्हारे पास ब्रिज के कमजोर होने की शिकायत लेकर आई थी। तुम्हारी और तुम्हारे लालच की वजह से तुमने गांव के कितने घरों को बर्बाद कर दिया और बाढ़ में खुद बचकर भाग गए। लेकिन अब मैं तुम दोनों को मार दूंगी। माफ कर दो हमें, हम दोनों से गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल दोनों की एक बात नहीं सुनती और तभी चुड़ैल शांति वहाँ पानी की बाढ़ ले आती है और अब पूरे कमरे में पानी हो जाता है और दोनों तेज लहरों में डूबने लगते हैं। अब तुम्हें पता लगेगा जब दम घुटता है तो कैसा लगता है। अब जाकर मेरी और मासूम गांव वालों की आत्मा को शांति मिलेगी। छोड़ दो हमें, आज के बाद हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। माफ कर दो, माफ कर दो, हमें अपनी गलती से सबक मिल गया, हमें माफ कर दो, जाने दो हमें। दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। दोनों की आवाज सुनकर गांव के लोग पुलिस वाले को बुलाते हैं। पुलिस वाला घर के अंदर जाता है और दोनों को पानी में डूबता देखता है और सामने मरी हुई शांति को एक चुड़ैल के रूप में देखता है। शांति, तुम ये क्या कर रही हो? इन लोगों ने तुम्हारे और बाकी गांव वालों की जान जरूर ली थी, लेकिन तुम ऐसा मत करो वरना तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुझे मुक्ति नहीं, दोनों की जान चाहिए। शांति, तुम्हें अपने हाथ इनके खून से रंगने के बाद आखिर क्या हासिल होगा? तो क्या मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? कातिल हैं ये। इन दोनों ने कितने ही लोगों को मारा है, अब मैं इनको मारूंगी। बिल्कुल नहीं, इन लोगों ने अपने देश के साथ भी गद्दारी की है। जो पैसे हमारी सरकार ने गांव वालों के लिए दिए थे, उन पैसों को इन्होंने अय्याशी में उड़ा दिया और अपने सुख सुविधाओं में सारे पैसे खर्च कर दिए। इनकी वजह से हजारों मासूमों को भुगतना पड़ा। अब इनकी सजा ये है कि सरकार इन्हें ताउम्र जेल में डालेगी। शांति, अगर तुमने इनकी जान ले भी ली तो ये लोग जिंदगी से आजाद हो जाएंगे और गांव वाले पहले की तरह इन लोगों को अच्छा समझेंगे। जबकि यदि कानून इनको सजा देगा तो इन्हें सजा भी मिलेगी और तुम्हें इंसाफ भी मिलेगा। शांति चुड़ैल इंस्पेक्टर की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और इंस्पेक्टर विकास किशन और मदन को जेल की सलाखों में पहुंचा देता है। शाम के 6 बजे थे। समीर अपने आलीशान घर के हॉल में बैठा सिगरेट पी रहा था। ये वही समीर था जिसके पास 6 महीने पहले कुछ भी नहीं था। घर भी रेंट का था और एक स्कूटर था जो कि उस होटल के मैनेजर ने ही दे रखा था जिस होटल में वो डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। लेकिन आज समीर के पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस और वो सब कुछ था जिसकी एक आम आदमी ख्वाहिश करता है। उसका मोबाइल बजा और वो मोबाइल उठाकर कान पर लगाकर बातें करने लगा। हेलो गौरव। हेलो समीर, कैसा है तू? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, तू बता कैसा है? मैं भी एकदम मस्त हूँ। इस वीकेंड कुछ प्लान किया? समीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिकनिक पर जाकर कैंपिंग करने का प्लान है। मस्त आइडिया है। कौन कौन साथ चल रहा है तेरे? शिवांगी और अमित भी हमारे साथ आ रहे हैं। अरे वाह, मजा आ जाएगा। परसों सुबह ही निकल जाएंगे, ठीक है? ठीक है, टाइम बता देना मुझको। इतनी बातें करके दोनों ने कॉल कट कर दिया। नेक्स्ट सैटरडे चारों दोस्त समीर की जीप से पिकनिक मनाने के लिए संजय फॉरेस्ट, जो कि दिल्ली रोड पर है, वहां जाने के लिए निकले। चारों आपस में बात बड़े मजे से रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक समीर को बीच रोड पर एक लड़की सफेद कपड़ों में नजर आई और उसने अचानक से ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगने से
सभी को धक्का सा लगा। समीर क्या कर रहा है यार? रास्ते में ही मरवाएगा क्या? उस लड़की को बचाने की वजह से ब्रेक लगाया था मैंने। ये कहकर समीर ने सामने की तरफ इशारा किया, लेकिन उस टाइम वहाँ कोई नहीं था। कोई लड़की नहीं है। अबे तू नाटक मत कर और अच्छे से ड्राइव कर, ओके? समीर डर जाता है, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं। उसे अपनी आंखों पर पूरा यकीन था कि कोई लड़की जरूर थी, लेकिन वो गायब कहाँ हो गई, ये बात उसको हैरान कर रही थी। वो फिर से ड्राइव करने लगा और 4 बजे तक वो संजय फॉरेस्ट पहुंच गए। अंधेरा होने से पहले ही उन्होंने 2 कैंप लगा डाले और अपनी अपनी जरूरत का सामान उसमें रख दिया। जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने अपने कैंप के आगे आग जलाई और उसके आगे बैठकर आपस में बातें करने लगे, हंसी मजाक और मस्ती करने लगे। जो कुछ फास्ट फूड वो साथ लाए थे उसे खाने लगे। मान गए शिवांगी, जितना मजा आज यहाँ आ रहा है उतना तो किसी वीकेंड पर नहीं आया। सिर्फ शिवांगी को क्रेडिट मत दो, ओके? हर वीकेंड तुम सबका खर्चा मैं उठाता हूँ और देखा जाए तो आज भी सबसे ज्यादा खर्चा मेरा ही हुआ है। हाँ तो तू तो करेगा ही ना, क्योंकि हम लोगों में से सबसे ज्यादा पैसा तेरे पास ही है। Jingle bells, jingle bells, jingle all the way। तभी एक फुसफुसाहट शिवांगी को सुनाई दी और वो हंसते हंसते अचानक से चौंक पड़ी। उसको देख बाकी सब भी चुप हो गए। क्या हुआ? तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी अभी? नहीं, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। बिल्कुल शांति हो चुकी थी। ऐसे में जैसे ही उसका मोबाइल बजा तो वो फिर से डर गई। अरे क्या हो गया? तुम तो मोबाइल की रिंग से भी डरने लगी। किसका फोन है? मम्मी का है। एक्सक्यूज मी गाइस। ये कहते हुए वो खड़ी हुई और कॉल रिसीव करके बात करने लगी, लेकिन वहाँ नेटवर्क अच्छे से नहीं मिल रहा था। उसने कई बार हेलो हेलो किया, फिर नेटवर्क लेने के चक्कर में कदम बढ़ाने लगी। अरे चारों तरफ जंगल है, कहीं खो मत जाना शिवांगी। समीर ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन शिवांगी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। जब उसने देखा कि नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है तो उसने मम्मी को मैसेज कर दिया। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज उसको सुनाई दी और वो चौंक पड़ी। हाँ? कौन है? उसने ऊंची आवाज में कहा और इधर उधर नजरें घुमाई। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था और काफी अंधेरा था। चांद की रोशनी में ही थोड़ा कुछ नजर आ रहा था। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे। इस बार आवाज बहुत करीब से आई थी और वो बहुत बुरी तरह डर गई। तुम कौन हो? सामने क्यों नहीं आती? उसने देखा उससे कुछ ही दूरी पर एक लड़की खड़ी है। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ है, जो कि क्रिश्चियन लड़कियां शादी के दिन पहनती हैं। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। शिवांगी की तरफ उसकी पीठ थी। उसको देखने के लिए कि वो कौन है, शिवांगी उसकी तरफ बढ़ी। कौन हो तुम? वो लड़की रुक गई। शिवांगी भी रुक गई। जैसे ही उस लड़की ने पलटकर शिवांगी की तरफ मुंह किया, उसकी डर के मारे चीख निकल गई। उस लड़की का चेहरा सांवला था, बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे। आंखों की पुतलियां गायब थीं। पूरी आंखें सफेद सफेद अंधेरे में चमक रही थी। इसके साथ एक भयानक मुस्कान होने की वजह से वो बेहद खौफनाक लग रही थी। मैरी क्रिसमस शिवांगी,
रोजी, तुम तो मर चुकी हो। मेरे पास आओ, उसने कहते हुए शिवांगी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शिवांगी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने भागने के लिए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन सिर्फ 2 कदम ही चली होगी कि रोजी बिजली की स्पीड से उसके सामने आ गई और उसका गला पकड़ लिया। शिवांगी बहुत जोरों से चिल्लाई और बेहोश हो गई। रोजी ने उसके शरीर में प्रवेश किया। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे। सिलीगुड़ी से 30 किलोमीटर दूर है डॉ हिल। वैसे तो ये एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, पर रात होते ही यहाँ का वर्तमान बिल्कुल बदल जाता है। ये उन दिनों की बात है जब आर्यन, जो एक इंजीनियर था, उसकी पोस्टिंग डॉ में हुई थी। वो अपना सामान लेकर सिलगुर स्टेशन पहुंचा। वहाँ एक क्लर्क उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन सर, आर्यन सर। अरे आया आया। हेलो सर, कैसा था आपका सफर? वैसे सफर तो बहुत अच्छा था, पर लंबा था। सर बहुत देर हो गई आपकी ट्रेन आने में, 4 घंटे लेट है ट्रेन। हाँ, अब है तो क्या कर सकते हैं। छगन, जो वहाँ का लोकल था, वो ढलते हुए सूरज को देखकर परेशान था और आर्यन बेचारा उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, चलिए चलते हैं। डॉ हिल जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, छगन की धड़कनें और तेज हो रही थीं। क्या हुआ, तुम्हें ब्लड प्रेशर वगैरह है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद उसकी गाड़ी के आगे एक पहाड़ी लड़की आ गई। अरे छगन, गाड़ी रोको, मारोगे क्या? पर छगन ना रुका। उन दोनों को ऐसा लगा उन दोनों ने उस लड़की को उड़ा दिया। छगन डर गया और वो गाड़ी चलाता रहा, पर फिर आर्यन ने जबरदस्ती की और गाड़ी रोक दी। आर्यन गाड़ी से उतरा और पीछे दौड़ा। सर मत जाओ, सर प्लीज मत जाओ। आर्यन ने उसकी नहीं सुनी और वो पीछे दौड़ के गया। वहाँ आर्यन ने देखा तो वो पहाड़ी लड़की बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसे रात के अंधेरे में सड़क के बीच में मत चला करो, खामखा तुम्हें कुछ हो जाता। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो, अपना नाम तो बताओ। आर्यन नाम है मेरा, बाय। आर्यन कमला को बाय करके कार में बैठ गया। अभी उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता। हाँ, तुम गाड़ी रोक नहीं सकते थे क्या? सर वो लड़की नहीं, चुड़ैल है। भूतों का एक्सीडेंट थोड़ी होती है। अरे क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो? हाँ, मैंने खुद देखा, वो लड़की है, लड़की। सर आपने उसका एक्सीडेंट होते हुए भी देखा ना? हाँ, तो उस लड़की को एक खरोच तक क्यों नहीं आई? शायद वो समय पर बगल में हट गई होगी। सर आप शहर वाले हो, इसलिए चुड़ैलों में विश्वास नहीं करते। हम यहीं के हैं, यहाँ क्या क्या होता है हम ही जानते हैं। आप बस रात के समय सावधान रहना। सुनो, मैं अपना देख लूंगा, तुम बस ढंग से गाड़ी चलाओ। छगन ने आर्यन को डाकघर में छोड़ दिया। आर्यन के रहने का इंतजाम यहीं किया गया था। कुछ देर बाद आर्यन फ्रेश होकर म्यूजिक सुन रहा था कि तभी पायल की आवाज सुनाई दी। कौन है, कौन है वहाँ? आर्यन ने उठकर यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वो फिर से म्यूजिक सुनने लगा। उसे कई बार पायल की आवाज सुनाई दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। थका हारा होने के कारण उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह वो उठकर काम पे चला गया। जब वो वापस डाक बंगले पहुंचा तो उसे खिड़की से वही लड़की दिखाई दी। आर्यन उससे मिलने बाहर गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ ठहरा हूँ? मुझे सब पता है, मेरा मतलब है हमारे यहाँ बस ये एक डाक बंगला ही तो है ठहरने के लिए। स्मार्ट, बहुत समझदार हो तुम। आर्यन और कमला हंसते हुए बातें करने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोज सूरज ढलने के बाद कमला डाक बंगले आती और आर्यन के साथ समय बिताया करती थी। धीरे धीरे आर्यन को कमला भा गई। आर्यन कमला का दीवाना हो गया। क्या हुआ, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? घर में मेहमान आए थे। एक दिन डाकघर के केयरटेकर ने खिड़की से देखा कि आर्यन अकेले में बड़बड़ा रहा है।
अरे ये सर किससे बात कर रहे हैं? केयर टेकर आर्यन से पूछने बाहर आया तो आर्यन ने देखा कि केयर टेकर को देखकर कमला भाग गई। कमला, अरे रुको रुको। क्या भाई, मेरी कमला को भगा दिए? कौन सी कमला सर? यहाँ तो कोई नहीं था। अरे अभी तो यही थी, तुम्हें देखकर भाग गई। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई नहीं था। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई है। जाओ अपनी आंखों का चेकअप करवाओ। अगली शाम केयर टेकर ने छगन को बुलाया और उसे भी दिखाया कि आर्यन अकेले में बड़बड़ा रहा है। मुझे लगता ही था कि ऐसा कुछ होगा। और क्यों? जिस दिन हम आ रहे थे तो डॉ हिल के पास वो चुड़ैल हमारी गाड़ी के सामने थी। सर को लगा कि हमने उस चुड़ैल का एक्सीडेंट कर दिया, इसीलिए सर गाड़ी से उतरकर उसे देखने गए थे। ये सब तभी से शुरू हुआ होगा। तो अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? सर को सच्चाई बताते हैं। अगले दिन छगन आर्यन को कार में कहीं ले जा रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत ही जरूरी जगह पर। बताओ तो, पर कहाँ? चलिए सर, सब पता चल जाएगा। वो कार एक बड़े से बंगलो के बाहर रुकी। छगन आर्यन को अंदर ले गया। वहाँ जाते ही सामने उसी लड़की की तस्वीर थी। अरे ये तो कमला है। नहीं सर, ये दुर्गा है, दुर्गा। नहीं, ये कमला है। नहीं सर, ये दुर्गा है, इस घर की मालकिन, और इसे मरे हुए 30 साल हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कल रात को मुझसे मिली थी और इस लड़की की उम्र भी 30 साल की नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि ये 30 साल पहले मरी थी। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? हाँ, चलिए मेरे साथ। छगन आर्यन को गांव के मंदिर लेकर गया। अब तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? समझ जाइएगा सर, समझ जाइएगा। आपकी कमला रोज रात को आपसे मिलने आती थी ना? हाँ, पर वो तो डाक बंगला में आएगी। वो यहाँ भी आएगी। दोनों सूरज ढलने का इंतजार करने लगे। सूरज ढलते ही कमला प्रकट हो गई। आप उसे अंदर बुलाओ। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? नहीं सर, आप मेरी बात सुनो। उसको अंदर बुलाओ। वो मंदिर के अंदर हरगिज नहीं आएगी, क्योंकि वो एक चुड़ैल है। कमला, कमला अंदर आओ और इस बेवकूफ की बातों को गलत साबित करो। कमला सोचती रही, और जब आर्यन के कई बार बोलने पर उसने मंदिर में कदम रखने की कोशिश की तो कमला को देवी की शक्तियों से झटका लगा और वो अपने असली रूप में आ गई। वो बहुत ही बदसूरत चुड़ैल थी। देखिए सर, ये है इसका असली रूप। ये एक चुड़ैल है और अब इसका अगला शिकार आप हो। आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसके पसीने छूट गए और बस फिर पीछे से एक पंडित आया और उसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। पंडित ने मंत्रों से चुड़ैल को अपने वश में कर लिया। अच्छा हुआ तुम समय रहते इसे यहाँ ले आए। आज तुम्हारी वजह से इस लड़के की जान बच गई छगन। इस बार गौरव और अमित दोनों को उसकी आवाज सुनाई दी और दोनों चौंक पड़े। समीर, तूने कुछ सुना? क्या सुना यार? तुम लोग क्या बोल रहे हो? यार, किसी लड़की की आवाज है। वो गाना गा रही है। जिंगल बेल्स ये गाना गा रही है। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। इस बार ये आवाज तीनों को ही सुनाई दी। ये आवाज तो नहीं, वो वापस नहीं आ सकती। वो तो मर चुकी है। समीर के चेहरे का रंग सा उड़ गया था। गौरव और अमित दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उससे पूछा, किसकी आवाज है? कौन वापस नहीं आ सकती? ये आवाज रोजी की है, और जिस दिन वो मेरे साथ कार में बैठी थी, मेरे कहने पर यही सॉन्ग उसने गाया था, क्योंकि वो क्रिसमस की नाइट थी। यही उसके आखिरी वर्ड्स थे। उसके जस्ट बाद ही कार का एक्सीडेंट हो गया था। झूठ बोल रहा है ये। एक डरावनी आवाज पीछे की तरफ से आई और तीनों ने पलट कर देखा। उनके पीछे शिवांगी खड़ी थी, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उनसे ढका हुआ था। शिवांगी, ये तुम कैसे बोल रही हो? ठीक तो हो ना तुम? गौरव ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। गौरव ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका डरावना अवतार देखते ही गौरव दूर को हट गया और समीर और अमित भी चौंक पड़े।
उसका रंग सांवला पड़ चुका था, आंखें सफेद नजर आ रही थीं और तारों की तरह चमक रही थीं। उसकी पुतलियां गायब थीं। आओ समीर, मुझे क्रिसमस विश नहीं करोगे? उसकी हंसी सुनकर समीर बेहद डर गया और बोला, ये नहीं हो सकता, तुम वापस नहीं आ सकती, तुम तो मर चुकी हो। नहीं समीर, तुम्हारी रोजी वापस आ चुकी है। क्या तुम अपने प्यार को देखकर खुश नहीं हो? ये तुमको क्या हो गया है? क्या क्या बोले जा रही हो तुम? कहते हुए गौरव हिम्मत करके उसके करीब जाने लगा, लेकिन शिवांगी ने एक हाथ से इशारा किया और गौरव जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में उठ गया। ये मंजर देखकर समीर और अमित हक्के बक्के रह गए। फिर एक ठोकर सी गौरव को लगी और वो एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। वो चिल्लाया क्योंकि उसकी टांग में चोट आ गई थी। समीर और अमित ये देखकर बेहद डर चुके थे। वो वहां से भागने के लिए पीछे पलटे ही थे कि शिवांगी उनके सामने आ गई और उसने दोनों का गला पकड़ लिया। दोनों चिल्लाने लगे। फिर उसने अमित को तो एक धक्का मारकर छोड़ दिया, लेकिन समीर का गला पकड़े रखा। अमित वहीं जमीन पर गिरा और वो भी गौरव की तरह डर और खौफ से भरी निगाहों से समीर और शिवांगी को देखने लगा। समीर, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मुझे खत्म करके ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। बताओ अपने इन चहीते दोस्तों को कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। समीर अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अगर अगले कुछ सेकंड तक भी रोजी ने उसका गला नहीं छोड़ा तो वो मर जाएगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने गले से आवाज निकाली, मुझे माफ कर दो रोजी, मैं सब बताता हूँ, मुझे माफ कर दो। इतना सुनते ही रोजी ने उसका गला छोड़ दिया। गौरव अपनी टांग को पकड़े हुए जमीन पर पड़ा था और अमित की भी उठने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसके हाथ पर चोट आ गई थी। दोनों समीर को देखने लगे कि ऐसा कौन सा सच है, क्यों रोजी की आत्मा समीर को नुकसान पहुंचाने वापस आई। आखिर समीर तो उससे बहुत प्यार करता था। समीर 2-3 बार खांसा और एक लंबी सांस लेकर बोला, मैं गरीबी और तंगहाली की जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। लाख कोशिश के बाद भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी कि मैं अपनी हालात ठीक कर सकूं। फिर मेरी मुलाकात रोजी से हुई। रोजी दिखने में सांवली थी और इसी वजह से कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था और दोस्त भी उसके बहुत कम थे। रोजी के पापा इंडियन थे और रोजी की माँ वो क्रिश्चियन थी। वो दोनों अमेरिका में रहते थे। वो चाहते थे कि रोजी इंडिया में ही रहे और इंडिया से अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी इंडियन लड़के से शादी कर ले। उसके पापा वहाँ के टॉप बिजनेसमैन थे और उनके पास रोजी से बात करने का टाइम तक नहीं होता था, लेकिन वो रोजी को बेहिसाब पैसा भेजा करते थे और उस पैसे पर मेरी नजर थी। रोजी दिखने में सांवली थी। मुझे रोजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसों की वजह से मैंने उससे प्यार का नाटक किया। रोजी मेरे प्यार में इतनी पागल थी कि 3 साल के अंदर उसने एक घर भी खरीद लिया मेरे लिए, वो भी मेरे नाम पर। यहाँ तक कि उसने मुझे एक कार भी दिलवाई। मैं भी यही चाहता था कि मुझे उसके पैसे मिल जाए, लेकिन मैं ऊपर से खुददार बनने का नाटक करता था और एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय की जॉब करने का नाटक करता था। मेरे साथ रोजी ने एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जैसा कि मैं चाहता था और उस अकाउंट में मैं बहुत कम पैसे डालता था, लेकिन रोजी ज्यादा से ज्यादा पैसे उसमें जमा करने लगी। सिर्फ 2 साल में ही उसमें लाखों रुपए जमा हो गए थे।
अब मेरे पास कार, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ था, इसलिए मुझे अब रोजी के साथ प्यार का नाटक खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। वो क्रिसमस की नाइट थी। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मैंने पहले ही कार के ब्रेक फेल कर दिए थे और मैंने जानबूझकर रोजी को कार ड्राइव करने के लिए कहा। मैंने रोजी से कहा कि आज रात मैं तुम्हें बहुत प्यारा क्रिसमस का गिफ्ट देने वाला हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी है जो तुम्हें हमारी शादी के दिन पहननी होगी, क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस। ये सुनकर रोजी बहुत खुश हो गई थी। फिर मैंने उससे कहा, देखो रोजी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी इसी समय क्रिसमस विश करो। उसने मुझे मैरी क्रिसमस बोलकर विश किया। मैंने कहा, ऐसे नहीं, अपनी आंखें बंद करके जिंगल बेल्स वाला गाना गाकर मुझे प्यार से विश करो। रोजी ने कहा कि अगर मैं आंखें बंद कर लूंगी तो ड्राइव कैसे करूंगी? मैंने कहा, स्टीयरिंग मैं संभालता हूँ, तुम बस गाना गाओ। रोजी ने अपनी आंखें बंद की और वो गाना गाने लगी। मैंने देखा कि सामने से ट्रक आ रहा है और मैंने स्पीड और बढ़ा दी। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द बेल्स, मेरी क्रिसमस माय लव। जैसे ही रोजी ने मेरी क्रिसमस कहा, मैं कार से कूदकर बच गया, लेकिन कार ट्रक से टकरा गई और रोजी की मौत हो गई। सुनने के बाद अमित और गौरव एक दूसरे को घूरकर हैरानी से देखने लगे। हिम्मत करके दोनों खड़े हो चुके थे। रोजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिस लड़की ने तुझे इतना प्यार किया, उसके साथ तूने इतना बड़ा धोखा किया। शर्म आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए। हाँ, मैंने ही मारा था रोजी को। उसका शैतानी दिमाग अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसकी नजर आग के पास पड़े उस चाकू पर पड़ी जिसको उन लोगों ने डिनर करते टाइम इस्तेमाल किया था। उसने चाकू उठाया और रोजी को मारने के लिए शिवांगी के पेट में वार किया। और अब मैं ही तुमको मारूंगा। ये देखकर गौरव और अमित दोनों भागते हुए शिवांगी के पास आए और वो जोरों से चिल्लाई। तभी उसका शरीर रोजी की आत्मा ने छोड़ दिया और शिवांगी गिरकर गौरव की बाहों में तड़पने लगी। कमीने इंसान, तूने मेरी शिवांगी को मुझसे छीन लिया। गौरव ने चिल्लाकर कहा और रोने लगा। अब समीर की आंखों के सामने रोजी की आत्मा खड़ी थी, अपने डरावने अवतार में। अब वो उसे देख पा रहा था, क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस में। उसका सांवला रंग और सफेद चमकती आंखें समीर के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा था। समीर, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, रोजी ने कहा और फिर उसने सामने खड़े एक पेड़ की तरफ देखा। उसकी सिर्फ आंखों के इशारे से ही पेड़ हिलने लगा और समीर के ऊपर गिरने लगा। समीर चिल्लाया, खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ काफी घना था। वो उसके ऊपर गिर गया और एक नुकीली टहनी उसके पेट के आर पार हो। एक खौफनाक चीख के साथ समीर के पेट और मुंह से खून आया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अमित और गौरव ने एक बार उसकी तरफ देखा। रोजी अब भी वहीं खड़ी थी, समीर की लाश को देखे जा रही थी। घाव गहरा नहीं है, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलो, गौरव ने कहा और दोनों ने शिवांगी को उठाकर जीप में रखा। वो दोनों वहां से शिवांगी को लेकर चले गए। रोजी ने कुछ देर तक उसकी नापाक लाश को देखा और फिर आखिरी बार वही गीत गुनगुनाते हुए वहां से चली गई। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे।